हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। मेरा नाम है सीए चैतन्य जैन। दिस इज सीजे गाइज, और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कमान कमान कमान, चलिए। और इस सीए बनने की जर्नी में सीए वाला टीम आप लोगों के साथ में हमेशा हर कदम पे है। और इसी सीरीज में इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है आरटीपी मई 2025। मई 2025 के बच्चों के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर आ चुका है और रिवीजन टेस्ट पेपर को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रिवीजन टेस्ट पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ही खतरनाक है। पिछले एग्जामिनेशंस में, अटेम्प्ट्स में ऐसा देखा गया है, आरटीपी से क्वेश्चंस आए गए हैं। जैसे क्वेश्चंस आरटीपी में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत उसका बेस बनाकर इंस्टीट्यूट कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है। सो ये जो आरटीपी और एमटीपी का जो मॉक टेस्ट पेपर भी आएंगे, उनका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि नाम है आरटीपी, तो रिवीजन के लिए होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आई थिंक मोस्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है आप लोगों का क्लासेस में चल रहा होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे, वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। दूसरे बच्चे और कोई दूसरे बैचेस के होंगे जहां पर उन्होंने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी होगी। तो आप जितना आपने अभी देखा है, आप इस वीडियो को उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो चैप्टर आपने अभी नहीं किया है, बाद में करेंगे, तो वो चैप्टर बाद में जब भी आपका हो जाएगा, उसके बाद में आकर इस वीडियो को आप वापस रेफर कर लीजिएगा और यहां से आप आरटीपी पूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आरटीपी वैसे तो यहां पर इस बार की जो आरटीपी है, कुछ एक दो क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े से यूं कह सकते हैं कि आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी सब क्वेश्चंस काफी सिंपल और इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है सीजे सर ने बहुत सारे नहीं, मोस्टली सभी क्वेश्चंस क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको आरटीपी करने के बाद में आना चाहिए और आएगा। ठीक है, तो आपको इस सेशन के बाद में एक कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ने वाला है, जिससे आपको लगेगा यार ये भी सर ने करवा रखा है, अच्छा हाँ सर ने करवा रखा है, सर ने ऐसा बताया था। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है इस सेशन के बाद में, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है, तो पहली बात तो आपको यहां पर दिख रहा होगा आरटीपी, ठीक है, मई 2025। ओके, अभी मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं यहां पर ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, मैंने एक अच्छी चीज पता क्या करी यहां पर, ताकि आप लोग रिवीजन जो आपने जिस नोट से रिवाइज किया होगा, वही नोट्स मैं यहां पर लेके आया हूं। और वो आपको पता है, आपकी और मेरी फेवरेट है स्टार शीट्स। ठीक है, तो जो स्टार शीट्स में क्लासेस में आप लोगों को देता हूं ना, वही स्टार शीट्स के थ्रू में पहले यहां पर कॉन्सेप्ट को, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को अपने नोट से रिवाइज करेंगे और फिर सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे कि हाँ यार देखो यार, आंसर में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ना आ गया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपने नोट्स में जाकर आपको उसका आंसर निकालना आ गया, और आपको यह भी दिख गया कि इंस्टीट्यूट भी सजेस्टेड आंसर में ये दे रहा है। बढ़िया है भैया। ठीक है, एकदम कंप्लीट कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी बात सुनिएगा। ये तो मैं नीचे आ गया हूं। ओके, अपन चलते हैं ऊपर। हाँ जी, देखो तो क्या है ना, अभी चैप्टर वाइज आपको यहां पर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे यहां पर दिख रहा है, उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चैप्टर्स दे रखे होंगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर अपन पीछे से शुरुआत करेंगे। मैं पहले नेगोशिएबल लूंगा, फिर मैं उसके बाद में आपका आईपीए, एलएलपी, ये सारे चीजें लूंगा, कंपनीज एक्ट लूंगा, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा टाइम भी जल्दी आप लोग का निकल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने कर लिए और हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। ठीक है, चलो देखो भैया, आ जाओ। हाँ भैया, सबसे पहला क्वेश्चन यार, चिंदी क्वेश्चन आया यार इन आईआरएफ। देखो आईआरएफ का ना आपका 6 मार्क्स का ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा कवरेज है। ठीक है, 6 मार्क्स का कवरेज इस चैप्टर से आता है आपको। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम कंसिडरिंग द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यार टाइप्स ऑफ लॉज पूछा है यार, कितनी बार करोगे यार, मुझे बताओ ना कितनी बार करोगे टाइप्स ऑफ लॉज? क्या तुम लोगों को अभी तक याद नहीं हुए हैं क्या यार? हाँ देखो, वैसे इस चैप्टर में गिने चुने 3-4 टॉपिक हैं, करेक्ट है, मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को बता चुका हूं। अभी चलो अपने नोट्स खोलते हैं, आ जाओ, अपने ही नोट्स खोल लेते हैं, डरते क्यों हो, आ जाओ। ये देखो टाइप्स ऑफ लॉस, ये अपनी शीट है, आपको दिख रही बराबर, वेरी गुड। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ
एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आपको याद आ रहा हो तो सारे कीवर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, चारों फटाफट देख लो यहां पर। तो फटाफट क्या है भैया, क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है जहां पर क्राइम की बातें करी जाती है। मुझे सिर्फ ना यहां पर हाईलाइट करना है और आपके साथ में रिवाइज करना है, फिर आंसर दिखाना, जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना। जो पनिशमेंट से रिलेटेड बातें करता है, मतलब यहां पर बात करी गई है जैसे मर्डर है, रेप है, किसी को थ्रेट करना है, किसी को किडनैप करना है, ये सारी चीजें इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को यहां पर अलॉट किया गया है, बराबर है। इंडियन पिनल कोड क्या करेगा, आपको बताएगा कि इस क्राइम का नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको सीआरपीसी बताता है, ठीक है। अब सिविल लॉ में यहां पर पनिशमेंट से ज्यादा बात किस पे करी जाती है, यहां प्राइमरी फोकस है डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन पे रादर देन पनिशमेंट, बराबर है, ठीक है। अच्छा सर एग्जांपल, जैसे आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं करी, आपने पेमेंट नहीं करा, मतलब सर यहां पर क्या है, सीपीसी है, सीआरपीसी नहीं है। सीआरपीसी ऊपर था क्रिमिनल में, यहां पर सिविल, यहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सीपीसी, बराबर है। चलो बहुत ही बढ़िया। सर कॉमन लॉ किस चिड़िया का नाम था, ए भैया चिड़िया बढ़िया नहीं, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ भैया, सारे केस लॉज ऐसे जुडिशियल डिसीजंस जो यहां पर एक तरीके से प्रेसिडेंट जैसे सेट हो चुके हैं, पास्ट में दिए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मतलब बापूजी ने बोला है, सब पे बाइंडिंग है राजा बेटा। अभी मेरी बात सुनो, यह बात करता है स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, विच इज ऑलरेडी बिन डिसाइडेड। भैया अगर कुर्सी के चारों पैर इक्वल है, चारों पैर इक्वल है, मतलब इक्वल ऑन ऑल दी लेग्स, आपका केस और पुराना सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे जजमेंट दिया है वो वाला केस, अगर दोनों केस मैच होते हैं, दोनों के केसेस के जो फैक्ट्स है वो एकदम सिमिलर है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना डिसीजन है, प्रेसिडेंट है, वो रेलेवेंट होगा, उसको यूज कर लेना, ऐसा कॉमन लॉ बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सर कोई भी लॉ फिट नहीं बैठ रहा है तो क्या करे, ए भैया कभी कभी शब्दों के ऊपर जाना पड़ता है, रिटन लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जस्टिस का। भैया यार नेचुरल जस्टिस सबको मिलना चाहिए ना। सर मैं ही मेकर मैं ही चेकर, नहीं होता है। सर मैं ही मेरी खुद के केस का जज बन जाऊं क्या, नहीं हो सकता है। सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या बोलने की, दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। सामने वाली पार्टी को सुनना पड़ेगा क्या, सुनना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी उन्होंने, ये कॉमन लॉ जो आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, ऊपर ये देखो कॉमन लॉ ये लाइन नीचे लिखी हुई है पर इसको ऊपर से कनेक्ट करना। भैया ये कॉमन लॉ यानी कि जजमेंट जो दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जजेस ने दिए हैं, मैंने आपको सिखाया था क्या कोर्ट्स लॉ बनाते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं, सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं। क्या ये कॉमन लॉ कभी भी बेटा, क्या ये कॉमन लॉ कभी भी एक्ट को या स्टैट्यूट को ओवरराइड कर पाएगा, द आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आ जाओ बेटा, ये देखो आपका आंसर देख लेते हैं, चलो भैया आ जाओ ऊपर आ जाओ। IRF सजेस्टेड आंसर, हाँ भैया क्या है देख लो भैया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलो क्या हमने कीवर्ड्स पकड़े हैं क्या, आ जाओ देख लेते हैं अपने कीवर्ड्स अपन ने पकड़े हैं कि नहीं पकड़े, आ जाओ। क्रिमिनल लॉ किससे बात करता है, पनिशमेंट से, रूल के वायलेशन से। क्रिमिनल लॉ के लिए क्या है बेटा, CRPC और IPC है, हमने भी बात कर ली। IPC क्या कर रहा है, नेचर और पनिशमेंट। CRPC क्या कर रहा है, प्रोसीजर बता रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। मर्डर, रेप, थेफ्ट हमने भी सारी बातें करी है। सिविल लॉ डिस्प्यूट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, बराबर है। यहां पर क्या हो रहा है, सिविल सूट फाइल किया जाता है, ये फोकस किस पे करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे रादर देन पनिशमेंट। ये लाइन अपन भी छाप के आए ना, बराबर है। यहां पर CPC है ना, हमारे हिसाब से भी CPC है, बराबर है। एग्जाम्पल में क्या है, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं ना, आते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, नॉन पेमेंट है, नॉन डिलीवरी है। कॉमन लॉ के अंदर भैया जुडिशियल प्रेसिडेंट हमने भी लिखा है, केस लॉ हमने भी लिखा है, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमने भी लिखा है। अगर याद आ जाएगा 141 तो डाल देंगे। क्या है 141 भैया, 141 आर्टिकल है जो बोलता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा सभी के ऊपर, इंडिया की पूरी टेरिटरी के अंदर, बराबर है। अच्छा ये क्या है, स्टेयर डिसेसिस क्या था, अरे स्टेयर डिसेसिस क्या था भैया, डॉक्ट्राइन जो क्या बोलता है भैया, हाँ, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, हमने भी वही बात करी है।
करेक्ट है, बट इट शुड बी इक्वल ऑन ऑल 4 लेग्स, हमने भी ये बात करी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रिटर्न लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ता है, हर आदमी को खुद का जज नहीं बनाया जा सकता, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम भी हमने बोला है कि सामने वाली पार्टी को सुनो, बराबर है, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जजमेंट है, कोई भी कॉमन लॉ है वो कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता स्टैट्यूट को। सिंपल सी बात है। देखो मैंने एग्जांपल दिया आपको, हम लोग यहां पर कैसे रिवीजन करने वाले हैं, किस तरीके से बातें करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी अपन चलते हैं फटाफट। सबसे पहले ना मुझे करवाने की इच्छा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के 2 क्वेश्चन 21 और 22, टोटल 22 क्वेश्चन ये बेटा, इसके अंदर टोटल 22 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ तो अपन ने सबसे पहले पहला क्वेश्चन करा है, फिर मैं आपको करवा रहा हूं नेगोशिएबल 21 और 22 करवाने की मेरी इच्छा है। चलो क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ में, हौले हौले धीरे धीरे आ जाओ। प्रियांश नाम का लड़का है, कुछ सामान खरीदा है सुमित से, चेक इश्यू करा है उसने सुमित को सेल प्राइस के लिए 14 जून को। सुमित ने प्रेजेंट करा चेक को अपने बैंक को, एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड, भैया उसके बैंक ने इन्फॉर्म किया, सुमित को चेक मिला तो सुमित ने जाके चेक लगाया। पहली बात तो कितने टाइम में लगाया, चेक उसको मिला 14 जून को, उसने चेक कब लगाया 19 जून को, भैया 5 दिन के अंदर ही चेक लगा दिया, है ना। पर 19 जून को उसके पास में बैंक से खबर भी आ गई, क्या खबर आई बैंक के पास में से, बैंक के पास में से खबर आई है कि भैया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से प्रियांश बाबू के फंड्स में बैंक में इनसफिशिएंसी है। अच्छा भैया तो क्या करना है, सुमित ने डायरेक्टली केस ठोक दिया। मुझे लग रहा है पढ़ने में गलत लग रहा है, डायरेक्टली केस ठोकना चाहिए क्या, अभी पढ़ेंगे, उसी पे तो आंसर है। उसने डायरेक्टली प्रियांश के ऊपर केस ठोक दिया 138 के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है रीजन बताइए, क्या सूट मेंटेनेबल है क्या। चलो मैंने आप लोगों को यह सिखाया है 138 को अकेले अकेले लिखोगे तो अच्छा लगेगा क्या, अरे 138 को अकेले अकेले लिखोगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं सर, थोड़ी बहुत बातें साथ में लिखनी पड़ती है। अच्छा दूसरे सेक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 139 का जिक्र हो सकता है, हाँ क्या आपको ऐसा लगता है 138 के साथ में 139 दोनों ठोकना चाहिए, और 140 भी अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 138 139 140 साथ में ठोक देना, इसकी 12 बजाओ। क्या बोलते बच्चा लोग, क्या बोलते हो। चलो आ जाओ, पहले अपन ये बात करते हैं कि अपनी धारणा क्या है, मतलब अपना क्या सोचना है। आ जाओ भैया, अपन डायरेक्टली निकालते हैं आपको सेक्शन, नहीं सॉरी, आंसर नंबर 22 सब तैयार करके लाया हूं तुम्हारे लिए, टेंशन क्यों करते हो। 21 देखो भैया, अपनी 3 स्टार शीट क्या कह रही थी भैया, हमारी 3 स्टार शीट का ये कहना है कि अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान 138 की पेनल्टी के अंदर जाए तो पहले बात सुनो, पहला पर्पस ये होना चाहिए कि जो चेक दिया गया है वो किसी डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया है, यहां पर वो बात पूरी होती है। वो मिस गिफ्ट डोनेशन के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं है, इलीगल काम के लिए नहीं है, हाँ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, गिफ्ट के लिए नहीं है, डोनेशन के लिए नहीं है, क्योंकि ये 138 के बाहर होते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लिया हमने कि हमारा पर्पस तो सही चल रहा है। अच्छा ठीक है भैया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 चीजें पूरी करनी है, उसके बाद में केस ठोक पाएंगे भैया। याद है आप लोगों को 138 में डायरेक्टली केस में ठोक देना, पहले समय देना। भैया हमारे बाबू ने तो समय दिया ही नहीं है, पहले हमको ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि 3 महीने के अंदर चेक को प्रेजेंट करो, उसने तो 5 दिन के अंदर अंदर कर दिया। पहली बात तो सही है। अच्छा जब से बैंक ने इंफॉर्म किया है, कब किया उसको, शायद मेरे ख्याल से 19 तारीख को किया है, हाँ जो भी तारीख, हाँ 19 तारीख को किया है, 14 को चेक दिया था, 19 को उसने बैंक ने उसको खबर दी थी। हाँ भैया जब से बैंक ने उसको खबर करी है विद इन 30 डेज डिमांड नोटिस निकाल के दो भैया, ए भैया कि बैंक ने तेरा जो चेक है वो बाउंस कर दिया, तेरे पास पैसे नहीं है नालायक, मुझे पैसे दे। 30 दिन के अंदर अंदर जब से बैंक ने इंफॉर्म किया है डिमांड नोटिस निकालना, उसके बाद में 15 दिन का समय देना, अगर पेमेंट नहीं करता है तो 15 दिन का और समय देना उसको, और समय देना, इसके बाद भी ना हो तो फिर आप सू कर सकते हो, बराबर है। सर 138 की कुछ पेनल्टी है क्या, 2 साल तक की जेल है, 2 गुना लगान लग सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, बराबर है। चेक के डिसऑनर होने के रीजन क्या क्या है बाबू, हाँ 138 कब कब अप्लाई होता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से डिसऑनर हो सकता है,
या फिर आपका बैंक के साथ में किसी तरीके का अरेंजमेंट है या अग्रीमेंट है, आपने मतलब बैंक कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपने बैंक के साथ में लिमिट सेट कर रखी है, पेमेंट स्टॉप करने का बोल रखा है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, कुछ भी है, ये दो रीजन की वजह से, अरेंजमेंट एंड अग्रीमेंट विद द बैंक और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। भैया हमारा रीजन यहां पर ये वाला है, पहला वाला रीजन दे रखा है, ठीक है। चलो 138 के बाद में 139 बोलता है कि बैंक ये बोलता है हम सबसे पहले ये प्रिज्यूम करेंगे, क्या प्रिजम्पशन लेके चलता है, कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करता है कि चेक जो है वो डिसऑनर हुआ था, जो हुआ है वो किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही हुआ था, हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे। अच्छा सर, क्या ये प्रिजम्पशन रेब्यूटेबल है, यानी कि क्या इसको रेबिट किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, करो ना। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास में रहेगा, अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, एविडेंस वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। और 140 बोलता है आप मासूम नहीं बन सकते। सर मुझे मालूम नहीं था सर, जब मैंने चेक बनाकर दिया था, प्रियांशु बोल रहा है, जब मैंने चेक बनाकर सब बढ़िया था सर, अब एकदम, ए भैया मासूम मत बनो। आप अपने डिफेंस में यह बात नहीं बोल सकते कि आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो रीजन टू बिलीव सर दैट द चेक विल गेट डिसऑनर्ड, नॉट पॉसिबल। रिवीजन करवा दिया, हाँ तुमको मजाक लगता है ना, नहीं तुमको मजाक लग रहा है ना, रिवीजन वगैरह करवा रहा हूं, तुम लोगों को मजाक लग रहा है, चलो आओ कोई बात नहीं, अभी आंसर दिखाता हूं तुम लोगों को, नालायक को, इधर आओ, आओ इधर आओ, ये देखो भैया क्या दे रखा है 138, नहीं पढ़ लो 138 बराबर है। 138 कब अप्लाई नहीं होता है, हमने भी डाल दिया भैया, हाँ हमने भी डाल दिया है। उसके पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, लायबिलिटी या डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, हमने भी बोल दिया। रीजन है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बराबर है, हमने भी बोल दिया। इम्प्रिजनमेंट यानी कि 2 साल की सजा, 2 साल की जेल, दोनों हमने भी डिस्कस करा है। ये सारी बेसिक बातें पहली लिखनी है। 132 कब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे, 3 महीने के अंदर, पहले वैलिडिटी के अंदर चेक को देना। दूसरा पॉइंट 30 दिन का डिमांड नोटिस जाएगा। तीसरा पॉइंट पेमेंट नहीं हुआ 15 दिन का समय और देना। हमारे वाले केस में क्या हो गया, कंक्लूजन पे आ गए। सर छोटा क्वेश्चन था, 139 140 की जरूरत नहीं थी, तो कोई बात नहीं, अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 139 140 पूरा लिख के आना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रिवाइज भी करवा दिया। अच्छा इन द इंस्टेंट केस क्या हुआ भैया, हाँ सुमित को क्या करना चाहिए था, पहले नोटिस देना चाहिए था, कब से भैया, कब से, आ जाओ तो डेट देख लेते हैं, आ जाओ डेट देख लेते हैं। हाँ भैया 19 जून 2023 को बैंक का इंटीमेशन आया है, 19 जून को, बराबर है। तो आप 18 जुलाई तक आपको 30 दिन का नोटिस देना चाहिए था। फिर भी प्रियांश अगर फेल होता तो 15 दिन और दिए जाते। ये सब काम उसने किया नहीं है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, तू डायरेक्टली सू मत कर, तू पहले ये वाला काम कर। तू डायरेक्टली सू करेगा तो गलत हो जाएगा, बराबर है। अगर 30 दिन और 15 दिन के बाद भी नहीं आता है तो फिर तू सू कर सकता है। आपको आंसर में यह बात लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली सू नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन, promissory note payable at a certain period after sight must be presented to the maker। भैया वो पहले तो अपन को पढ़ा रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा है भैया, क्वेश्चन आपको क्या पढ़ा रहा है, अंडर, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडर विच सिनेरियोज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। ओ भाई साहब ये बोल रहा है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ NIA। बताओ भैया कुछ सेक्शन याद आ रहा है, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या बताऊंगा तुम लोगों को यार, सेक्शन 76 है यार, देखो आ जाओ, अपनी टेबल थी क्या, आओ ये रही अपनी टेबल, ये रही, डायरेक्टली 3 स्टार शीट लाया हूं। 76 में इतने सिनेरियोज है बेटा, देख लो भैया, मैंने क्या लिख रखा है ऊपर, क्या लिख रखा है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आया आरटीपी के अंदर, चांसेस है आने के, चांसेस है आने के। हाँ भैया ऊपर के जो 5 पॉइंट है, ऊपर के जो 5 पॉइंट है ये सारे बहानेबाजी वाले पॉइंट है, बहानेबाजी वाले। हाँ भैया कब प्रेजेंट करने की जरूरी नहीं है, हाँ मैं बताता हूं, सामने वाला इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस बंद है, कोई दूसरी प्लेस पे भेजा, मामा जी की दुकान पे, मामा जी वहां पर रहते ही नहीं है, इतना ढूंढा तो भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी ऐसा बोल रहे हो, क्या चल रहा है भैया ये। बाकी में 3 पॉइंट में थोड़ा मामला
ये है कि बंदा थोड़ा सा होशियार है, बंदा थोड़ा सा होशियार है, रिस्पॉन्सिबल है। ऊपर वाले सब बहानेबाजी वाले पॉइंट है। भैया उसने पार्ट पेमेंट कर दिया है और बोला है बाकी बचा हुआ पेमेंट भी कर देगा। हाँ, उसने बोला सुन, अगर प्रेजेंटमेंट नहीं भी होता है ना तो मेरे पास में जो राइट्स है ना मैं उसको वेव ऑफ करता हूं, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि मुझे वैसे भी ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है। चलो देखते हैं भैया ये लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ 76 ही बोल रहे हैं भैया, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी बोल रहे हैं भैया, है ना। ये देखो भैया इनके पॉइंट देखते हैं, 1 2, है ना। आ जाओ भैया 3 4 5 6। देखो भैया अपन ने सब अलग अलग बना बना के डाल रखे हैं, है ना। अपन ने सब अलग अलग बना के डाल रहे हैं। देखो मैच कर ले क्या अपने पॉइंट, वैसे तो 100% मैच होना है। इंटेंशनली प्रिवेंट करता है, प्लेस ऑफ बिजनेस बंद रहती है, पेएबल एट सम अदर प्लेस, पर वहां कोई मिलता नहीं है। इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेएबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, क्योंकि उसको जितना ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा है वो आदमी, है ना। ठीक है, अब सुनो, अगेंस्ट एनी पार्टी आफ्टर मेच्योरिटी विद नॉलेज दैट इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। कैसे? पार्ट पेमेंट कर दिया है, छोड़ो, प्रॉमिस भी कर दिया है बाकी बचे हुए का, अपना राइट वेव ऑफ कर दिया है कि मुझे ज्यादा कुछ डैमेजेस वैसे भी नहीं होने वाले हैं, सारी चीजें यहां पर कवर कर दी भैया। ये दूसरी पार्टी के पेमेंट वाली बात यहां पर लिखी हुई है, सारे पॉइंट आपके यहां पर कवर हो गए। ठीक है, ओके चलो, यह आपका होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर। आ जाओ अब इससे ऊपर चलते हैं, अपन कौन सा चैप्टर लेंगे, अपन कंपनीज एक्ट लेते हैं, इसके बाद में मजा आएगा। देखो भैया कंपनीज एक्ट का अगला क्वेश्चन ले क्या फटाफट, बोलो आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 18, रतनमुल मिल्क इंडिया लिमिटेड, ओ हो पब्लिक कंपनी है, 1 जनवरी 2023 को बनी है। इस डेट पर शर्मन जी जो है उनको लीगल एडवाइजर कंपनी का बनाया गया था। ऐसा मेंशन किया गया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि कंपनी के जो मिस्टर शर्मन है उनको हटाया नहीं जाएगा लीगल एडवाइजर की पोस्ट से। कब तक? 31 मार्च 2027 तक, हम इस तारीख तक उनको रखेंगे। और ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है, क्या हम उनको ऑलमोस्ट 4 साल के लिए एज लीगल एडवाइजर रखेंगे। अब देखो हुआ क्या, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 मतलब मात्र 7 महीने के अंदर, नहीं 7 महीने नहीं है, हाँ 7 महीने नहीं है, ये 2023 था। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। इस दिन आर्टिकल को ऑल्टर किया गया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, कि मिस्टर शर्मन को निकाला जा रहा है। मिस्टर शर्मन को गुस्सा आई, उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस करा कि ये लोग मुझे हटा नहीं सकते, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ था। कंपनीज एक्ट आपसे पूछ रहा है क्या कंपनी मिस्टर शर्मन को हटा सकती है कि नहीं हटा सकती है। कितना चिंदी क्वेश्चन है रे ये मिस्टर शर्मन को सेक्शन नंबर 5 पता नहीं है क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का? हाँ, क्या इस आदमी को पता नहीं है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी जो चाहे जैसे चाहे ऑल्टर कर सकती है? नादान बच्चा है यार, इसको मालूम नहीं है ना, दिक्कत ये है। देखो भैया आओ आओ, अपना 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 आंसर क्या कह रहा है, देखो आओ अपन 18 पे आते हैं। 18 पे अपने पास 3 स्टार शीट क्या है, ये देखो भैया सेक्शन नंबर 5 की 3 स्टार शीट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, ये कंपनी के बायलॉज होते हैं। इसमें रूल्स होते हैं सारे मैटर से रिलेटेड, जैसे किसको अपॉइंट किया जा सकता है, किसको रिमूव किया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, क्या लिखा हुआ है, कंपनी अपने इच्छा से सभी चीजों को अडॉप्ट कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है, रेगुलेशन जैसे एप्लीकेबल हो। बराबर है? हाँ अच्छा, आओ जरा जरा आना यहां पर 18 पे। हाँ मुझे एक बात बताओ, सारी बातें यही लिखी हुई है ना? अरे माहौल तो यही सेट हुआ है ना, इंटरनल अफेयर्स, रूल्स रेगुलेशन, हाँ यही सारी बातें लिखी हुई ना। इसमें एक सिंपल सी बात बोलनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी जब भी चाहे अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। बराबर है? क्या शर्मन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी के अगेंस्ट में थोप सकता है? नहीं थोप सकता है। क्या कंपनी के पास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके उसको बाहर निकालने की परमिशन है? है। एसआर भी पास कर रखा है। बिल्कुल चुप रहना, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम वाली बात नहीं है, कोई इसको घास देने की बात नहीं है।
19th क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। शेयर कैपिटल के टाइप्स पूछे हुए हैं, काइंड्स पूछे हुए हैं, डायरेक्टली लिख के आया हूं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। देख लो भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी डेफिनेशन सुंदर थी, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है। हां, इसके पास में कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर मतलब जहां पर डिफरेंट राइट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट्स। कुछ ना कुछ इनके ऊपर, इनके पास में कम ज्यादा होता है। यूनिफॉर्म में सबके लिए एक जैसा होता है, वन शेयर वन वोट। याद आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो प्रेफरेंशियल राइट है, डिविडेंड लेने का या तो फिक्स्ड परसेंटेज पे या फिक्स्ड अमाउंट पे, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। कंपनी जब भी वाइंड अप में जाएगी भैया, इनको पैसा मिलेगा। इस पे क्वेश्चन ये था कि भैया इनको ये वाला पैसा तो मिलेगा, प्रीमियम का क्या होगा? क्या प्रीमियम भी इनको प्रायोरिटी पे मिलेगी भैया? रिडीम करने पर प्रीमियम दी जा रही है, तो क्या प्रीमियम का अमाउंट भी इनको प्रायोरिटी पे मिलेगा? इसका आंसर क्या था बच्चा? इसका आंसर था जैसा आपका आर्टिकल बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, जैसे आपके पास में रूल्स है वैसा आपको करना पड़ेगा। देखो भैया, आ जाओ, मेरी कोई इच्छा नहीं है ये पूरा आंसर आप लोगों को दिखाने की। चुपचाप शांति से जो जो बातें यहां पर लिखी हुई है सब मैंने आपको यहां पर रिवाइज करवा दी है, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड एक पेटेंट होल्ड करती है। सुनना भैया, ये कंपनी एक पेटेंट होल्ड करती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर देगी अगले 2 सालों के अंदर। अभी कुछ काम नहीं कर रही है कंपनी, अभी कुछ काम नहीं कर रही है। बीच में इंस्टॉलेशन वगैरह टाइमली हो जाए, इसलिए कंपनी ने एक परचेस ऑर्डर प्लेस किया है, पीओ। एक पीओ प्लेस करा है, किस चीज के लिए? एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और उसका डाउन पेमेंट कर दिया है 1 करोड़ रुपए का। ओ भाई साहब, 1 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप जरा जाइए कंपनीज एक्ट के पास में और ये एग्जामिन करिए कि क्या ये कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अक्वायर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। डोरमेंट कंपनी का मतलब है 455। हाँ भैया, बताओ भैया, डोरमेंट कंपनी मतलब, अरे याद आ रहा है, SAT सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। इसके चेहरे पे लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया है डाउन पेमेंट का। ये कोई फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एसएटी है। और अगर एसएटी कर रखा है आपने तो भैया फिर आप डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले पाओगे। सिंपल सी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 455 बोल रहा है। आ जाओ देख लो, 455 में डेफिनेशन देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किसी असेट्स को होल्ड करती है, हमारी वाली कंपनी ने पेटेंट होल्ड कर रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी इनएक्टिव होना चाहिए। बराबर है। ऐसी कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है कि मुझे डोरमेंट कंपनी बना दो, मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं है, कोई एसेटी नहीं है, पिछले 2 सालों में मैंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया है। सर ये एसेटी क्या होता है? एसेटी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो इंपॉर्टेंट हो। क्या हम आरओसी की फीस का पेमेंट करना एसेटी बोलेंगे? नो। क्या एक्ट हमसे कोई पैसा लेना चाहता है, हमने दिया है, तो क्या वह एसेटी है? नो। ऑफिस मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स के पैसे दे रहे हैं तो एसेटी है? नो। शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? नो। भैया ये सारे काम तू कर रहा है तो कोई बड़े काम नहीं कर रहा है तू, ठीक है। हाँ, चिंदी चिंदी काम है, ठीक है, इनको एसेटी नहीं मानते। मतलब अगर आप ये काम कर भी रहे हो ना तो भी आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। बट सर इन चारों में, क्या इन चारों में आपको डाउन पेमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि ये डोरमेंट कंपनी नहीं बन पाएगी। 445 के हिसाब से वो कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किसी असेट्स को होल्ड करती है, जिसका कोई भी एसेटी नहीं होता है, जो इनएक्टिव होती है, वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। इंस्टेंट केस के अंदर ये डाउन पेमेंट प्लांट मशीनरी का कर चुका है, ये डोरमेंट कंपनी का क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, इसलिए वो डोरमेंट कंपनी का। चिंदी क्वेश्चन यार, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कैसे मजा आएगा। चलो, ये आपका कंपनीज एक्ट भी खत्म हो गया। आओ भैया, एलएलपी के अंदर क्या चल रहा है जरा देखें अपन भी, है ना। सिंगल क्वेश्चन दे रखा है भैया। एलएलपी के अंदर क्वेश्चन ये पूछ रहा है
ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस हैं जिसके अंदर एलएलपी को कंपल्सरीली अपना नाम चेंज करना पड़ता है? सबसे बड़ी हिंट दूं कि नहीं दूं? तुम बोलोगे तो दूंगा, वरना छोड़ दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर है ना, वही सेक्शन नंबर है। सबसे खतरनाक सेक्शन नंबर ही वही था इस चैप्टर के अंदर, एलएलपी के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूं वहां से क्वेश्चन आएगा, और दे दिया। हाँ, अरे सेक्शन नंबर 17, मैं बाल ठीक कर लेता हूं। सेक्शन नंबर 17, कंपल्सरीली एलएलपी को नाम कब चेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट बता देना, नाम चेंज करने की क्या होती है और डिफॉल्ट क्या होता है। और इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है स्मॉल एलएलपी क्या होती है। चलो फटाफट देख लो, ताकि मैं इसको भी टाटा बाय बाय कर पाऊं, इसको भी टाटा बाय बाय कर पाऊं। आ जाओ। हाँ भैया, अच्छी सुंदर सी हैंडराइटिंग में दिख रही 3 स्टार शीट आपको। इसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जिससे आप आंसर नहीं बना पाओ, पूरा आंसर यहीं से छपता है बेटा। उनका कहना है कभी कभी इन एडवर्टेंस से, याद आ रहा है? इन एडवर्टेंस याद आ रहा है भैया? कभी कभी गलती या कोई दूसरे रीजन की वजह से 15 और 16 को इग्नोर करते हुए एलएलपी को रजिस्टर कर दिया जाता है, और उसका नाम आइडेंटिकल निकलता है या रिजेंबल करता हुआ निकलता है दूसरी एलएलपी या दूसरे आरटीएम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के साथ में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर एप्लीकेशन दी जाती है, कोई दूसरी एलएलपी एप्लीकेशन देती है, आरटीएम का प्रोपराइटर एप्लीकेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के अंदर अंदर, कितने साल के अंदर अंदर? जब से ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कर सकती है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम चेंज करिए। अगर आपने नाम चेंज कर लिया 15 दिन के अंदर तो बहुत बढ़िया, आरओसी से आप नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना। पर अगर आपने नहीं किया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मैं खुद ही आपका नाम चेंज कर देती हूं, फ्यूचर में आप इसी नाम को यूज करना, टाटा और बाय बाय, टाटा और बाय बाय, ये आपसे डायरेक्टली कर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? सर इसका चार्ट था आपका, ये रहा खूबसूरत सा चार्ट, देख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है, रजिस्टर कर दिया है, और वो रिजेंबल कर रहा है। 3 साल के अंदर प्रोपराइटर एप्लीकेशन मार सकता है। एप्लीकेशन आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर नाम चेंज करने का बोलेगी। 15 दिन में अगर कर देता है तो अगले 30 दिन में आरओसी से अप्लाई करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना। और अगर नहीं करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो, यानी कि खुद ही तुम्हारा नाम चेंज कर देगी। बस, इसको कोई लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, पूरा आंसर यहां पर दिख रहा है एज इट इज आपको। दूसरा, स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन यहां पर दी हुई है। स्मॉल एलएलपी में आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, 25 लाख और 40 लाख। कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम होना चाहिए, टर्नओवर 40 लाख से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम होना चाहिए। और ये टर्नओवर हम कहां से निकालेंगे बेटा? सांस में तेरी, SAS, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी से हम लोग निकालेंगे। ये आपका एलएलपी भी यहां पर खत्म होता है। तो एलएलपी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल हो गया, आईआरएफ हो गए। 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। चलो भैया, अब समय आया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को यहां पर डिस्कस करने का। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। 13th की बात कर रहे हैं। अमित और अजय दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। अरे यार, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। छी, शुगर की होलसेलिंग का, इस पर्पस के लिए उन्होंने 3 लाख और 1 लाख, दोनों ने, एक बंदे ने, अमित ने 3 लाख दिए, अजय ने 1 लाख दिए। पार्टनरशिप डीड उन्होंने बना ली, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्लॉज मेंशन करना भूल गए। देखो भैया, पार्टनरशिप डीड में पीएसआर नहीं दिया गया है, समझ जाओ क्या करना है। हैवी रेन की वजह से जो पूरा स्टॉक था शुगर का वो खराब हो गया, फर्म को नुकसान हो गया 60,000 रुपए का लॉस। 60,000, ये क्या हो रहा है भैया? 60,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, ओके। अब सुनना मेरी बात। अजय टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस, सॉरी, अमित ने बोला अजय को कि भाई तू और मैं मिलकर लॉस जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अजय अग्रीड टू कंट्रीब्यूट ओनली 25% टू द लॉस। अजय का कहना है मैं सिर्फ 25% दूंगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल 3 लाख और 1 लाख है ना, तो ये 1
बाय 4 यानी कि 25% हो गया। देखो भैया इसकी सुई कहां अटकी हुई है, अजय की सुई अटकी हुई है कि मेरा जितना कैपिटल रेशियो होगा मैं लॉस भी उतना ही शेयर करूंगा। बताओ भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या होगा, बताना क्या है। पीएसआर अगर कुछ भी अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो पीएसआर आपका इक्वली चलता है, और पीएसआर अगर इक्वली है तो आपका लॉस शेयरिंग रेशियो भी उसी रेशियो में जाएगा, यानी कि इक्वली जाएगा। और इसका कोई भी संबंध नहीं है कैपिटल रेशियो से। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सेक्शन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है वही सेक्शन नंबर है 13। सेक्शन नंबर 13 अगर तुम लोगों को याद हो तो तुम लोगों ने 13 के अंदर पढ़े थे म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, और 13 में बोला गया था कि प्रॉफिट को कैसे शेयर करना चाहिए। उन्होंने बोला अग्रीमेंट के हिसाब से करना चाहिए। अगर अग्रीमेंट शांत हो, साइलेंट हो, तो पीएसआर इक्वली जाएगा और लॉस भी पीएसआर के हिसाब से यानी कि इक्वली जाएगा। सर क्या इनका कोई लेना देना है कैपिटल शेयरिंग रेशियो से? कोई लेना देना नहीं है। नो कनेक्शन विथ सीएसआर, नो कनेक्शन विथ सीएसआर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अग्रीमेंट के हिसाब से जाएगा एक्सप्रेस, और अगर अग्रीमेंट में एब्सेंट है तो इक्वली शेयर होगा। इनका कोई भी संबंध कैपिटल शेयरिंग रेशियो से नहीं है, ऐसा हमने 13B के अंदर पढ़ा है। 13B के अंदर आगे बात समझ में आ जाओ। आंसर देख लो मेरे साथ में, वही लिखा रहेगा यार। आंसर तो मैच इसलिए करवा रहा हूं तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, और कुछ भी नहीं है बेटा, हाँ, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देख लो भैया 13B, पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे लॉसेस को भी इक्वली। अग्रीमेंट के हिसाब से चेक किया जाता है। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा फर्म के बिजनेस को। क्या कोई कनेक्शन है उनके प्रॉफिट के बीच में और उनके कैपिटल के बीच में? कोई कनेक्शन नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं 25% करूंगा, उसका ऐसा कहना ऊपर के फैक्ट और प्रोविजन के हिसाब से गलत है। एग्रीमेंट नहीं है तो वो इक्वली करेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको आंसर यहां पर दे रखा है 14। एक बार पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, हमसे यह पूछा जा रहा है। अगर आपको बस सिंपल सी बात बता दूं, पार्टनरशिप है या नहीं है, जब भी यह पूछा जाता है आपको सेक्शन नंबर 4 को यहां पर लाना है, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखो तो बात करता है पार्टनरशिप के एसेंशियल्स के बारे में, कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं वो अग्री करते हैं। क्या अग्री करते हैं? कि हम अग्रीमेंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस को भी डिसाइड करके शेयर करेंगे, नहीं किया है तो प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे, बिजनेस करेंगे भैया, यानी कि चैरिटी डोनेशन का काम नहीं करेंगे, और म्यूचुअल एजेंसी हम लोगों के बीच में रहेगी, यानी कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बराबर है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, पर जो लॉस है वो सिर्फ अकेला एक ही पार्टी करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा रूल था? अरे एसेंशियल एलिमेंट के अंदर क्या आता है राजा बेटा? एसेंशियल एलिमेंट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो एसेंशियल एलिमेंट है, पर क्या शेयरिंग ऑफ लॉसेस कोई एसेंशियल एलिमेंट है? नहीं है, नहीं है। तो सर अगर सारे लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पर लॉस सिर्फ एक ही बंदा शेयर कर रहा है, चलेगा क्या? चलेगा। यस, यहां पर पार्टनरशिप होगी। अरे सब तो क्लास में करवाया यार। पब्लिशर है, बुक पब्लिश कर रहा है खुद के खर्चे पर, आधा पैसा नेट प्रॉफिट का देने वाला है, क्या यहां पर कोई पार्टनरशिप हुई है? अरे भाई मेरे, जस्ट बिकॉज तू खर्चा करके नेट प्रॉफिट आधा आधा शेयर कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम दोनों पार्टनर हो गए। अगर दोनों पार्टनर होते तो राजा बेटा मुझे एक बात बता, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देखकर तुझको लग रहा है कि पार्टनरशिप है? नहीं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को क्या बोला जाता है?
प्राइमा फेसी एविडेंस बोला जाता है, पर क्या यह कंक्लूसिव एविडेंस है? नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी यहां पर नहीं है। अगर पब्लिशर ने कागज के लिए पैसे नहीं दिए, अरे बुक छापने के लिए कागज चाहिए ना, कागज के लिए अगर पैसे नहीं दिए उसने, तो क्या ये राइटर साहब कागज के पैसे देने जाएंगे? नहीं देने जाएंगे, मतलब म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है तो भी पार्टनरशिप नहीं है। आ जाओ, दोनों ने मिलकर चाय की दुकान खरीदी, एडिशनल एक्सपेंसेस भी मिलकर करें, आधा आधा, शॉप को उन्होंने भाड़े पे दे दी, जिससे रेंट आ रहा है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं। बताओ यार, बताओ यार, तुम लोग को पता है ना, रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी। बताओ यार, तुम लोगों को पता है ना। मैं इनको पार्टनरशिप में डालूं कि को ओनरशिप में डालूं? जल्दी बोलो। सर को ओनर्स में डालो। चलो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपसे पूछा गया है। ए भैया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूछा गया है रे। 58 और 59 आएगा ना रे। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता देना ना रे, पहले एप्लीकेशन देना ना रे 58 के अंदर, तो 59 के अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा ना रे। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना है। आरओएफ कौन सा होगा? जहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। प्रिस्क्राइब्ड फीस देना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ में, कंटेंट में नेम पांडु डाल देना, पार्टनर्स का नेम डाल देना, प्लेस ऑफ बिजनेस डाल देना, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल देना, फर्म का नाम डाल देना, ड्यूरेशन डाल देना, पार्टनर्स की डिटेल्स डाल देना। आगे बात समझ में? अरे पार्टनर्स की डिटेल्स में उनका नाम, एड्रेस वगैरह सब डाल देना। सिर्फ ये सब चीजों देने से काम नहीं चलेगा, स्टेटमेंट लेना, सबके सिग्नेचर होना चाहिए और उनका ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। ये सब चीजें होगी तो सर कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ है सब कुछ। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म एनी टाइम दे सकते हो, इंडिया के अंदर ऑप्शनल है, कोई पेनल्टी नहीं है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में जाएगी, प्रिस्क्राइब फीस में जाएगी, स्टेटमेंट साइंड होगा, वेरीफाई किया जाएगा। हाँ, कंटेंट जो है, नेम पांडु अपना शॉर्ट फॉर्म है, बराबर है। रजिस्ट्रार फर्म्स को देना जहां पर आपका पीओबी है। नेम ऑफ द फर्म में ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, क्राउन वाउन ये सारे शब्द नहीं होना चाहिए। सब कुछ सही हो गया, 59 के अंदर आरओएफ सेटिस्फाई हो गया, सारी चीजें मिल गई, तो भैया वो एंट्री कर देगा रिकॉर्ड के अंदर और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, आपके लिए इफेक्टिव डेट कौन सी है। हाँ, डेट और डिलीवरी रहेगी। भैया वो रिकॉर्ड में एंट्री कब कर रहे हैं ये आपके काम का बात नहीं है। रजिस्टर में एंट्री करना उनके लिए रेगुलर रूटीन जॉब है। हाँ, और एक बार रजिस्टर्ड हो गए, हाँ, तो भैया आपके नाम के पीछे रजिस्टर्ड लिख देना। 58 और 59 ये भी आपका खत्म होता है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपका खत्म होता है। ठीक है, चलो तो एक काम करें, सौगा ले ले, सौगा। ए भैया सौगा ले ले क्या? 9, 10, 11 और ये आपका 12, 4 क्वेश्चन है सौगा के। चारों क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद में आपका बचेगा ओनली एंड ओनली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो भैया, पहला क्वेश्चन है 9th, रामविलास यादव फार्मर है। और यार अन्ना चिप्स, यार कितनी बार क्वेश्चन करवाया, क्लास में भी करवाया यार। अन्ना चिप्स कंपनी अप्रोच किया किसान को, मुझे 100 क्विंटल पटेटो चाहिए भैया, जो आपकी फील्ड में उगने वाले हैं। फ्यूचर गुड्स की बात चल रही है, फ्यूचर गुड्स के बारे में लिखना पड़ेगा भैया इसके अंदर। चलो, कितने में? 1000 पर क्विंटल के रेट पे देना पड़ेगा। अन्ना चिप्स कंपनी ने पेमेंट करा प्राइस का, पर डिलीवरी जो है वो 6 महीने के बाद में। हाँ भैया, क्या हो रहा है? सेल हुआ है कि अग्रीमेंट टू सेल हुआ है? भैया अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, क्योंकि फ्यूचर गुड्स की बात चल रही है। डिलीवरी के पहले मुझे पता है ना, पूरी की पूरी अनाज खराब हो गई। अन्ना चिप्स कंपनी बोल रही है कि हमको तो हमारा पैसा वापस करो। रामविलास यादव कह रहे हैं कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, अब क्या करें, किसान बाबू है ना।
अब यार उनको थोड़ा सा लॉ सिखाना पड़ेगा, अपन को बताना पड़ेगा। उनका कहना है कि क्रॉप तो भैया आपकी हो चुकी थी, हम क्या करें, आपने हमको पैसा दे दिया, हेंस लॉस ऑफ क्रॉप मस्ट बी बोर्न बाय द कंपनी। भैया सौगा के हिसाब से हमसे पूछ रहे हैं क्या अन्ना चिप्स कंपनी उनसे अमाउंट रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपन आओ 9th पे आओ, है ना, कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। देखो भैया मैं आपके लिए यही लाया हूं 9th के अंदर। आपको सबसे पहले आंसर में थोड़ा सा अच्छा आंसर बनाना पड़ेगा ना राजा, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो होता है जो इमीडिएट ट्रांसफर होता है, जिसमें ओनरशिप इमीडिएट चली जाती है, पर अग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्यूचर डेट के ऊपर। अग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जब या तो टाइम लैप्स हो जाता है या फिर कुछ कंडीशन जो लगाई थी वो फुलफिल हो जाती है। सेल में तो बायर ओनर बन जाता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और वही लायबल रहता है लॉस के लिए, रिस्क के लिए। पर अग्रीमेंट टू सेल में सेलर ही लायबल रहता है क्योंकि वही ओनर रहता है और उसी का नुकसान और उसी की लायबिलिटी रहती है, जो हमारा वाला केस है। अग्रीमेंट टू सेल में जो फ्यूचर गुड्स होते हैं, इसलिए टाइप्स ऑफ गुड्स लाया हूं क्योंकि फ्यूचर गुड्स आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे, कि फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, विच आर येट टू बी अक्वायर्ड बाय द सेलर। हमारे वाले केस में प्रोडक्शन है आलू का, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, और इसे अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। देखो भैया मेरे ख्याल से यही दोनों बातें लिखी होगी, अपन झूठ तो बोल नहीं रहे बेटा, है ना। ये देखो भैया 4.3 फ्यूचर गुड्स ये लिखा हुआ है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर में होती है, तो भैया हम उसको अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। मैंने भी आपको ये लिखवाया, अग्रीमेंट टू सेल में टाइम इलैप्स हो जाए या कंडीशन फुलफिल हो जाए, मैंने भी आपको ये लिखवाया है। फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, फिर आपको बताना है कि इस वाले केस में क्या हो रहा है ना, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, है ना। लास्ट में आपको क्या लिखना है बेटा, कि प्रॉपर्टी जो गुड्स की है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई थी, है ना। कब होती बेटा, वैसे भी आप लोग पढ़ के आए हो यूनिट नंबर, अरे बोलो यार 100 का इतना सारा पढ़ के आए हो। अनअसर्टेन गुड्स को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो सर्टेन बनाना पड़ता है ना। तो वैसे भी फील्ड पे जितना अभी आलू लगा हुआ है वो अनअसर्टेन है ना, जब तक उसको असर्टेन नहीं करेंगे क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, नहीं होगी ना। तो एज गुड्स वर नॉट असर्टेन्ड, प्रॉपर्टी इज नॉट पास टू द बायर, और रामविलास यादव को प्राइस रिटर्न करनी पड़ेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया राहुल के साथ में कि वो 1000 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदेगा, वो जो प्राइस है वो फिक्स करेगा कोई अखिलेश नाम का व्यक्ति। राहुल ने ऑलरेडी 600 लीटर 1000 में से 600 उसने डिलीवर कर दिया है, पर जो 400 है वो अभी तक रेडी टू डिलीवर है, पर डिलीवर नहीं किया है, जब होगा तब हम करेंगे। अखिलेश बोला कि मैं प्राइस फिक्स नहीं करूंगा। अरे यार सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 प्राइस फिक्सिंग की बात चल रही है। सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि प्राइस जाएगी किसके हिसाब से बेटा, सेक्शन नंबर 9 बोलता है प्राइस जाएगी या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, मैं आगे दिखा दूंगा आपको। 10 बोलता है वैल्यूअर के हिसाब से। याद आ गया, वही वाला क्वेश्चन है। राहुल का कहना है कपिल को कि आप जो मैंने आपको 600 लीटर ऑयल डिलीवर कर दिया ना, वो आप मुझे रिटर्न कर दो, है ना, और 400 को तो भूल जाओ आप। कपिल का कहना है कि मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे 400 डिलीवर नहीं कर रहे हो। बताओ भैया, सोगा का कहना है कि आप क्या करोगे। मुझे एक बात बताओ, प्राइस को पता करने के 3 तरीके होते हैं जो हम लोगों ने सीखे भैया, और आप लोगों को भी याद होना चाहिए बेटा। सेक्शन नंबर 9 का यह कहना है प्राइस या तो कॉन्ट्रैक्ट से निकाल लो, कोई थर्ड पार्टी वैल्यूअर से निकाल लो, या प्रीवियस डीलिंग से पता कर लो। पर एक बात अच्छी लिखी थी कि अगर प्राइस इन तीनों से पता नहीं करी जा सकती है तो रीजनेबल प्राइस आपको देनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 9 ने बोला था कि अगर वैल्यूअर करेगा तो सेक्शन नंबर 10 के पास में हम लोग आएंगे। चलो भैया आ जाओ भैया, ये बात लिखी हुई है, इवन दो पार्टीज डिड नॉट डिसाइड द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट इट विल रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सिबल। बायर ये नहीं बोल सकता, बायर को रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। सर थर्ड पर्सन को बोला था अखिलेश जी को, अखिलेश जी अगर नहीं सेट कर रहे हैं प्राइस जो हमारा वाला केस है तो क्या अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। पार्टी हु प्रिवेंट्स द वैल्यूअर फ्रॉम सेटिंग द प्राइस उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे।
पर मुझे एक बात बताओ, अगर 600 ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं और पार्टी ऑलरेडी उस सामान को यूज कर रही है तो उसको रीजनेबल प्राइस देने होते हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, इसके आगे एक और पॉइंट है जो यहां पर स्क्रीनशॉट आया नहीं है बेटा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, मैंने आपको लिखवाया है, अच्छे से याद है मुझे। अगर कोई गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं, बायर को अगर गुड्स रिसीव हो गए हैं, बराबर है, एप्रोप्रिएट हो गए हैं, उनके पास में सामान पहुंच चुका है, तो भैया उसको रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी, उसको रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, चलो आओ देखो भैया ये लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, सेक्शन नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूअर, कोर्स ऑफ डीलिंग्स। सेक्शन नंबर 10 अग्रीमेंट टू सेल होता है, प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, अगर वो नहीं करता है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। थर्ड पार्टी को अगर को प्रिवेंट किया जा रहा है तो जो पार्टी डिफॉल्ट पे है वो डैमेजेस देगी। पर सुनो, अगर बायर ने सामान, ये रहा देखो, ये रहा पॉइंट, बस इसीलिए यहां पर बचे हुए 400 को तो आप अवॉइड कर सकते हो, पर 600 का प्राइस आपको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। सौरभ ने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस किया है 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर। दाल में काला है ना, है, सिर पे गन पॉइंट है, गन पॉइंट पे विवेक से ले लिया 5,000 रुपए में सौरभ ने। विवेक गया भागे भागे कंप्लेन करने पुलिस ऑफिसर के पास में कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना है, मेरे साथ में कोहेशन हुआ है। बट विवेक ये सारा काम करता उसके पहले सौरभ ये स्कूटर विनय नाम के बंदे को बेच चुका है। अरे वाह यार, मजा आ गया यार। अरे जल्दी बोलो यार, क्या सेल बाय नॉन ओनर याद आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 25 यार, क्या उसका एक्सेप्शन याद आ रहा है आपको? सेक्शन नंबर 29। अरे क्या आपको याद आ रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भैया? अरे एक बंदे से इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया बायर नंबर 1 ने, और उसने बायर नंबर 2 को कर दिया। ये वॉइडेबल होता उसके पहले इस बंदे ने गुड फेथ में खरीद लिया। भैया हमारे कैरेक्टर के नाम क्या है? हमारा जो बंदा है जिससे यहां पर स्कूटर खरीदा गया है, आई थिंक वो विनय है क्या? विवेक है, वो विवेक है। ये सौरभ नाम के बंदे ने कोहेशन किया भैया, और इसने आगे सेल कर दिया है किसको? विनय को। क्वेश्चन ऑब्वियसली आपसे ये पूछ रहा है, विनय जिसको कोई आइडिया नहीं था सिचुएशन का, उसने स्कूटर खरीद लिया है। विवेक ने, मतलब कि हमारे सेलर ने डायरेक्टली केस फाइल कर दिया सौरभ के ऊपर और विनय के ऊपर। सौरभ और विनय दोनों के ऊपर केस फाइल कर दिया है कि मुझे स्कूटर चाहिए। सौगा पूछ रहा है क्या विवेक का काम सही है कि गलत है? मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 25 बोलता है वैसे तो नॉन ओनर सेल नहीं कर पाएगा, नॉन ओनर इस केस में सौरभ है, पर इसका एक्सेप्शन यह है कि जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी थर्ड पर्सन को गुड फेथ में सामान मिल जाता है, बराबर है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो भी रिकवरी सेलर करेगा वो सौरभ से तो कर सकता है, पर वो विनय से नहीं ले पाएगा, विनय से नहीं ले पाएगा। विनय को तो अच्छा टाइटल मिलेगा, विनय गॉट दी गुड टाइटल। एक्सेप्शन याद आ रहा है? हायर परचेज में ऐसा नहीं होता है, पढ़ाया मैंने आपको। हायर परचेज के केस में ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको पढ़ाया। ये तो इनोसेंट बायर है, इसको तो अच्छा टाइटल मिल गया है, तो विवेक जो भी लेगा वो सौरभ से ले सकता है, पर वो विनय से नहीं ले सकता है। अच्छा सर, ऐसी स्थिति में विवेक क्या करेगा? स्कूटर लेगा और विवेक डैमेजेस भी लेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 29 बोल रहा है। आ जाओ दिखा दूं क्या अपने हिसाब से? सेक्शन नंबर, हाँ ये रहा, देखो ये 11th क्वेश्चन में मैं पूरी टेबल ही ले आया। वाह यार, वाह यार, बहुत ही बढ़िया यार। मैं क्या 25 सेक्शन लिख रहा था क्या यार? मैंने गलती से कुछ 25 लिख दिया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 27 कर लेना, 27 कर लेना। चल आओ, आ जाओ, देखो भैया क्या लिखा हुआ है। जनरल रूल क्या है? सेलर कैन ओनली ट्रांसफर जो उसके पास में सामान है उसका। नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, नेमो दैट क्वाड हैबिट, नॉन हैबिट। बट मर्केंटाइल एजेंट उसका एक्सेप्शन है, जॉइंट ओनर उसका एक्सेप्शन है, और 29 उसका एक्सेप्शन है, ये वाला।
सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बायर गेट्स गुड टाइटल यानी कि विनय, इफ सेलर ऑब्टेन पोजीशन यानी कि अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सौरभ, एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट रिसाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो पाया, वॉइडेबल नहीं हो पाया सेल के पहले। ठीक है, आ जाओ। 29 लिखा हुआ है, उसको अच्छा टाइटल मिलेगा, ये भी लिखा हुआ है, पोजीशन आया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारे रीजंस यहां पर लिखे हुए हैं, इंस्टेंट केस लिख दिया है, विनय को अच्छा टाइटल मिलेगा क्योंकि वो इनोसेंट है, इसीलिए जो भी पैसा यहां पर विवेक को लेना है वो विनय से नहीं ले सकता, वो सिर्फ ले सकता है सौरभ से। ठीक है, चलो आओ भैया, अगला और आखिरी क्वेश्चन 12th के अंदर है भैया, ऑक्शन सेल से रिलेटेड। ऑक्शन सेल में आपसे सेक्शन 64 के साथ में यह पूछा जा रहा है कि बताओ भैया, लीगल रूल्स जरा हमको एक्सप्लेन करना। बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन। अरे याद आ रहा है आप लोगों को? अरे ऑक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या ओनर यानी कि सेलर क्या राइट रिजर्व कर सकता है कि वो भी बिड करेगा? भैया अगर वो अपना राइट रिजर्व कर रहा है ना, तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मैं या मेरे बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर बिड कर सकता है। पर अगर उसने नोटिफिकेशन नहीं दिया और मेरे बिहाफ पर कोई दूसरा यानी कि सेलर के बिहाफ पर बिना नोटिफाई करे कोई बिडिंग चल रही है, तो क्या हम उसको लॉफुल बिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, ऐसी बिड को फ्रॉडुलेंट बिड मानेंगे। क्या बिडर एक बार बिड करने के बाद में बिड को रिट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। फॉल ऑफ हैमर तक कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, बिडर अपनी अनाउंसमेंट होने के पहले पहले अपनी बिड को वापस ले सकता है। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब कि प्राइस को बढ़ाने के लिए दो चार लोगों को बिठा देना, क्या प्रिटेंडेड बिडिंग अलाउड है? नहीं, और अगर हुई है तो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बायर। चलो आंसर दिखा दूंगा आपको, ठीक है, आ जाओ। ये रहा भैया, पूरा ऑक्शन सेल का मैं ही लाया था, ठीक है, ये रहा। राइट टू बिड में भी रिजर्व्ड बट नोटिफाई टू ऑल करना पड़ेगा, बराबर है कि मेरे बिहाफ पे करेंगे। और अगर सेल नोटिफाई नहीं हुई, पहली बात तो वो ऐसा कर नहीं सकता, अगर किसी को एम्प्लॉय किया है उसने, तो भैया ये फ्रॉडुलेंट तरीके से बिड मानी जाएगी। ये वाला पॉइंट था अपना, ये वाला प्रिटेंडेड बिडिंग का ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, वॉइडेबल यहां पर लिखा हुआ है, सारी बातें आपको यहां पर मैंने बता रखी है, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन, अरे भैया कितना सिंपल क्वेश्चन आया। अरे रॉन्ग क्वांटिटी वाला यार, मैं हमेशा से तुम लोगों को बोलता था कि जितने डिलीवरी के रूल्स हैं वो डिलीवरी के रूल्स में सारे सेक्शन तो चिंदी और फर्जी है, पर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन 37 है। मैं आपको बोलता था कि नहीं बोलता था? आई थिंक मैं लाया नहीं हूं आपके लिए, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर से बताता हूं मैं। अरे 37 के अंदर मैंने आपको 3 सिचुएशन हो सकती है, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो गई है, या तो ज्यादा आ गई होगी, या कम आ गई होगी, या फिर मिक्स तरीके से आ गई होगी। अगर मिक्स तरीके से आ गई है तो आप पूरा अवॉइड कर सकते हो। अगर सेपरेबल है तो जो सेपरेट हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर लेना, जो सेपरेट नहीं हो सकता है उसको वापस से निकाल देना, ठीक है, बाकी को आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर मिक्स्ड है, सेपरेबल नहीं है, तो आप पूरा रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ सामान नहीं आया है, बराबर है सर। अगर हमारे पास में ज्यादा क्वांटिटी आ गई तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास में ये सबसेक्शन नंबर 1 है, ये सबसेक्शन नंबर 2 है, ये सबसेक्शन नंबर 3 है 37 का। अगर आपके पास में ज्यादा क्वांटिटी आ गई है तो देखो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। देखो आपके पास में या तो आप पूरे को रिजेक्ट कर दो, या आपने जितने मंगवाए थे उतना रख लो, बाकी एक्स्ट्रा को आप रिजेक्ट कर दो, या आप पूरे को एक्सेप्ट कर लो। तो उस वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी थी उसकी तो आप प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोगे, जो एक्स्ट्रा आपने लिया है उसका पैसा आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से देना पड़ेगा। सर अगर कम आई है तो क्या करेंगे? पूरा रिजेक्ट कर सकते हो आप, पूरा, या फिर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हिसाब से पैसे दे देना, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो
ये आपका सौगा भी यहां पर कंप्लीट होता है। सॉरी, हाँ सॉरी, अभी आपको स्क्रीन दिख जाएगी वापस। हाँ, यहां पे आपका सौगा भी कंप्लीट होता है। चलो, अब आएंगे आपके पास में 8 क्वेश्चन है जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत होगी, 2 से शुरुआत होगी। चल शुरू करें भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर आपकी आरटीपी यहां पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना यार, ये ना क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ क्या है, तुम लोग भी समझ जाओगे। खैर हम तो समझ ही जाएंगे इतने सालों से यार केदारनाथ और मोहम्मद का केस था ये, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। यूनिट नंबर 2 के पास में जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 पे है ना। अभी मेरी बात सुनो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, शॉर्ट में पढ़ाता हूं मैं। ये टेंपल का ट्रस्ट है, एक बंदे ने ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 लाख रुपए का, टू सपोर्ट द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रिनोवेशन ऑफ द टेंपल। टेंपल के रिनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए देगा। कमिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कॉन्ट्रैक्टर के साथ में रिनोवेशन का, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने की बात हो गई। ठीक है, बट एज द मेंबरशिप का लिस्ट बढ़ता गया, प्लान्स भी बढ़ते गए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की 5 लाख से 7 लाख हो गई। इंक्रीज्ड अमाउंट 7 लाख अप्रूव्ड रहा बाय द कमिटी एंड द कॉन्ट्रैक्टर। रिनोवेशन का काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ने डिमांड किया पेमेंट कमिटी से। नए मेंबर्स जिन्होंने प्रॉमिस किया था कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो नहीं आए। प्रेसिडेंट ने सूट फाइल करा उन मेंबर्स के प्रति जो नहीं आए हैं। मेंबर्स डिनाइड ऑन द व्यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द कमिटी टू कंट्रीब्यूट वाज विदाउट एनी कंसिडरेशन। उनका कहना है कि भैया यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिना कंसिडरेशन के है। तो भैया हमसे पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कि आप बताइए। देखो भैया, बोलना तो कोई गलत नहीं है, सेक्शन 25 के हिसाब से बिना कंसिडरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भैया वॉइड होता है। ये बात हमको बता दी गई थी बहुत पहले, पर इसके एक्सेप्शन भी है। अगर आपने प्रॉमिस किया है और सामने वाली पार्टी ने उस प्रॉमिस के ऊपर रिलाय करके कोई लायबिलिटी को अंडरटेक कर लिया है, चैरिटी वाला पॉइंट था सेक्शन 25 के, नहीं याद आ रहा ना तुम लोगों को। चलो क्या करे भैया, सब चीजें बतानी पड़ती है नालायकों को। कोई बात नहीं, मेरे ही नालायक है, आ जाओ आ जाओ भैया। सेक्शन नंबर 25 के एक्सेप्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पर इन फॉलोइंग सिनेरियोज में, अरे आपको स्टोरी याद है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सीजे सर की प्रेम कहानी। अरे प्यार व्यार में तुम्हारे सीजे सर सब पास्ट की बातें हो गई है, वरना टाइम वाइम तो तुम छोड़ ही दो बेटा। एजेंसी से एज, सीजे सर की एज ही क्या है। अरे अगर किसी से प्यार करे तो इतना प्यार करे कि जेल में भी होंगे तो बेल पे निकल के अपना जीवन पूरी तरीके से उसके लिए गिफ्ट कर देंगे, दान कर देंगे। याद आ गया। अरे चैरिटी वाला आखिरी एक्सेप्शन था, अगर प्रॉमिसी अंडरटेक करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, प्रॉमिसर, और प्रॉमिसी कोई लायबिलिटी को अंडरटेक कर लेता है उस प्रॉमिस पे, उस चैरिटी पे आधारित होकर, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और इनफोर्सिएबल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। हाँ, केदारनाथ वर्सेस मोहम्मद वाला केस था। अब हमारे वाले केस में जो शिव शिवाय टेंपल का ट्रस्ट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए रिनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए के लिए, बराबर है। मेंबर्स ने हां कर दी, हम पैसा देंगे। मेंबर्स ने हां करी तो उसके वजह से ट्रस्ट ने लायबिलिटी अंडरटेक कर ली, कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को लेके आ गए। अब 5 लाख रुपए का वादा किया था, कंस्ट्रक्शन 7 लाख रुपए का हो गया है। भैया हमारा क्वेश्चन यह है, क्या पहली बात यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? हां, यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। कमिटी यहां पर जीतेगी, मेंबर्स को पैसे देने पड़ेंगे, पर हां जितनी की लायबिलिटी अंडरटेक हुई है वो आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, देख लो भैया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 सजेस्टेड आंसर में देख लो भैया। 25 केदारनाथ मोहम्मद चैरिटी वाला केस, झूठ नहीं बोल रहे हैं, इंस्टेंट केस। अबव फैक्ट प्रोविजन के हिसाब से प्रॉमिस किया गया मेंबर ने,
परफेक्टली वैलिड है बिना कंसिडरेशन के भी। आपको सेक्शन 25 लिखना पड़ेगा बेटा, और 25 के एक्सेप्शन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे चैरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, चैरिटी को आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। साहिल डील करता है प्री ओन्ड कार्स पे। राजू ने उसकी एक्सीडेंटल कार साहिल को सेल कर दी फ्रॉड से। लो भैया, फ्रॉड से सेल कर दी भैया, फ्रॉड से, है ना। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वॉज एक्सीडेंटल। साहिल जो बायर है वो उसको समझ नहीं पड़ी कि एक्सीडेंटल कार है भैया। अक्षय एक कस्टमर है जो वर्कशॉप पे आया साहिल के, उसका इंटेंशन है उसको एक कार चाहिए। अक्षय इन्फॉर्म्ड साहिल इज इंटेंशन विद द कंडीशन दैट कार शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। अब देखो, इस कस्टमर ने साफ साफ बोला है, इस कस्टमर ने साफ साफ अपनी रिक्वायरमेंट बोली, मुझे कार वो चाहिए जिसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। साहिल सोल्ड दैट कार टू अक्षय ऑन एरनेसली बिलीविंग दैट कार डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट। मेरी बात समझो भैया, यहां पर इंसान देखो आप, साहिल राजू ने साहिल को कार भेज दी, साहिल ने ये वाली कार अक्षय को भेज दी। मुझे एक बात बताओ, राजू ने तो फ्रॉड करके बेची है, साहिल तो ऐसा बिलीव करता है कि ये कार पे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा बिलीव करता है कि वो जो बोल रहा है वो सच है, ऐसा बिलीव करता है कि भैया मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ बात जा रही है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है आपको पता है ना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया जाता है जो कि गलत है, पर सेलर ऐसा बिलीव करता है कि वो स्टेटमेंट सही है, बराबर है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो यहां पर होती है, पर यहां पर इंटेंशन फ्रॉड का नहीं होता है। याद आ गई बात समझ में? हाँ ठीक है, चलो अब देखो भैया क्वेश्चन में क्या हुआ। आफ्टरवर्ड अक्षय को मालूम चल गया कार एक्सीडेंटल थी, उसने साहिल पे केस कर दिया डैमेजेस के लिए। बताओ भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या अक्षय एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने में, और क्या वो साहिल से क्लेम ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? भैया सेक्शन नंबर 18 का केस है, चुपचाप मिस रिप्रेजेंटेशन का केस यहां पर चल रहा है। पहली बात, राजू ने साहिल को बेची थी फ्रॉड में, बराबर है। साहिल जो था वो इनोसेंट बायर था। कार साहिल ने दूसरे बायर को दे दी अक्षय को, एरनेसली, गलत तरीके से सोचकर, बराबर है। अक्षय को अगर मालूम चल गया तो अब मेरी बात सुनो, इस हिसाब से साहिल को तो कोई आइडिया नहीं था, साहिल यहां पर अक्षय को बेच रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन से, ना कि फ्रॉड से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अक्षय यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, पर वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। किसका गला पकड़ेंगे सब लोग? राजू का। सेक्शन नंबर 18 आ जाओ भैया। 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो जाता है पर अनइंटेंशनल रहता है, बिना इस इंटेंशन के कि किसी को डिसीव करना, इनोसेंट मिस्टेक होती है। इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको? FBI याद आ रहा है? फॉल्स है पर खुद को ऐसा लग रहा है कि सही है, F। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है बिना किसी मकसद के, और इनोसेंट मिस्टेक है यानी कि I। ये देख लो, ठीक है। देखो सेक्शन नंबर 18 तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए थे, B, F और I, बराबर है। मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है बिना इंटेंशन के डिसीव करने के, अपन ने भी यही बोला है। सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है? अवॉइड कर सकती है, बराबर है। हाँ चलो, इंस्टेंट केस में क्या हुआ है उन्होंने ये लिख दिया है, यहां पर फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। और आपको अच्छे से पता है डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के केस में हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप डैमेजेस नहीं ले पाओगे। इसलिए उन्होंने लास्ट में लिख दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है, अक्षय कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड तो कर सकता है पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ। राहुल मैन्युफैक्चरर जूट बैग्स का, सोनिया के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जूट बैग सप्लाई करेगा। राहुल ने इन्फॉर्म किया सोनिया को कि प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है मैं 27 तारीख से चालू कर दूंगा।
पर सोनिया बोली कि यार देखो तुमको 25 तारीख तक मुझे देना पड़ेंगे ताकि मैं क्वालिटी का वेरिफिकेशन कर पाऊं अगले 2 दिनों के अंदर। ठीक है, सोनिया सप्लाइड द जूड ऑन 27th ओनली। भैया सोनिया को 27 को ही माल मिला एंड इन्फॉर्म राहुल दैट शी कुडंट सप्लाई ऑन 25। उसने बोला यार मैं 25 को तो नहीं कर पाई, हाँ 27 तूने बोला था, 25 बोला था, पर मैं 27 को ही कर पा रही, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। पर सुनो क्वालिटी एकदम बढ़िया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। पर राहुल का कहना है मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे गुड्स को एग्जामिन करने की टाइम नहीं दी गई है। बेटा ये है सेक्शन नंबर 37, आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि परफॉर्मेंस 2 तरीके से किया जाता है, या तो आप कर दो या फिर आप ऑफर टू परफॉर्म करो। और जब ऑफर टू परफॉर्म होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि सामने वाले बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एग्जामिन करने के लिए। आ जाओ, सेक्शन नंबर 37 2 तरीके से होता है। क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल हो सकता है और अटेम्प्टेड हो सकता है। याद आ रहा है आप लोगों को? अरे एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है, जो पार्टी है जिसने प्रॉमिस किया था उसने वो काम कर दिया है, उसने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है, टाइम लिमिट के अंदर कर दिया है, वो एक्चुअल होता है। भैया आपने बोला मैं करूंगा, हाँ अच्छा, तो भैया ऑफर टू परफॉर्म किया जा रहा है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। हाँ मतलब इट मे हैपन सम टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, the promiser offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance। 27 तारीख को वो डिलीवर कर रहे हैं पर भाई साहब का कहना है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों भैया? क्योंकि ऑफर टू परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस कब वैलिड होता है? जब ये चीजें हमें आ मिलती है। पहली बात, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल तो था, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए, दिख तो रहा है, पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो इस वाले केस में नहीं है। इस वाले केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। पूरा का पूरा उसने जितने जूट बैग्स चाहिए उतने जूट बैग्स डिलीवर करें, पर सुनो जिस डेट पे बोला था आप उस डेट पे नहीं आए हो, 2 दिन बाद में आए हो। मैं मना कर सकता हूं, मतलब ऑफर टू परफॉर्म किया गया बट प्रॉमिसी ने बोला कि मैं नहीं लूंगा। क्यों? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली है। तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है कि नहीं है? हां, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है कि यहां पर राहुल को अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स नहीं मिला है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, वो इसको वैलिड परफॉर्मेंस नहीं मानेगा और वो इसको अवॉइड कर सकता है। सेक्शन नंबर 37 आपको लिखना है, एक्चुअल और अटेम्प्टेड लिखना है। अटेम्प्टेड की यानी कि ऑफर टू परफॉर्मेंस की 4 कंडीशन आपको यहां पर लिख के आनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देख लो भैया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37, कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म कर दो या ऑफर टू परफॉर्म करो, बराबर है। फर्दर प्रॉमिसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चेक करने के लिए, तभी वैलिड परफॉर्मेंस होगा। यहां पर उसको नहीं मिला, इसके लिए वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है और वो अवॉइड कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, सारे केस स्टडीज है बेटा, सारे केस स्टडीज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो बेटा यही सब आता है ना। आओ भैया सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे साथ में। जनता है कंपनी, ठीक है, रुचि है ट्रेडर, ठीक है, और आई थिंक मेरे ख्याल से हां शिक्षा है, करेक्ट, ये शिक्षा है, ठीक है। जनता ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रुचि के साथ में, ठीक है, कि वो एक मशीनरी बना के देगा 31 जुलाई तक 15 लाख रुपए का। उसने बनाकर नहीं दिया, इसकी वजह से जो हमारी रुचि है, ठीक है, उसको ये मशीनरी बाहर मार्केट से परचेस करना पड़ा और उसको ये मशीनरी पड़ी 18 लाख रुपए की। और रुचि जब ये मशीनरी खरीद रही थी तो रुचि ने जनता को यह बोला था कि आप मशीनरी मुझे 31 जुलाई को इसलिए दे देना क्योंकि मुझे आगे शिक्षा का एक ऑर्डर मिला हुआ है, मुझे शिक्षा को
के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है मैंने, अगर आपने मुझे टाइम पे मशीनरी नहीं दी तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जनता ने 31 जुलाई तक मशीनरी नहीं दी, यह मशीनरी उसको मार्केट से खरीदनी पड़ी और उसको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ा शिक्षा को। शिक्षा को 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना पड़ा। तो यहां पर रुचि का कहना यह है कि एक तो आप मुझे 18 - 15 3 लाख रुपए दो और मुझे 2 लाख रुपए दो, टोटल 5 लाख रुपए दो मुझे, जिसमें से 3 लाख रुपए ऑर्डिनरी डैमेजेस है और 5 लाख रुपए स्पेशल डैमेजेस हैं। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। और सेक्शन 73 ने एक सिंपल सी बात कर रखी है भैया कि क्या आप ऑर्डिनरी डैमेजेस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, पर क्या आप स्पेशल डैमेजेस ले सकते हो? हां, अगर प्रीवियस नोटिस हो तो। क्या यहां पर प्रीवियस नोटिस था? मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो। मैं नहीं बोल रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? हां, जनता वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बाय रुचि अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ शिक्षा टेक्नोलॉजीज। जनता को बोल दिया गया था कि टाइम को दे दियो वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। हमारे रूल्स क्या है भैया? हमारे रूल्स बहुत सिंपल है। आपको कोई भी लॉस हुआ हो, डैमेजेस जो नेचुरली यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होते हैं, वो आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो किसी भी लॉस या डैमेज का जिसके बारे में पार्टी को पता था एंटर होते टाइम, यानी कि स्पेशल डैमेजेस। दैट इज टू से स्पेशल डैमेज जो होता है वो तभी क्लेम कर पाओगे जब प्रीवियस नोटिस है, हमारे पास में था। बराबर है? क्या हमें कभी भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस का कोई भी डैमेज मिलता है? नहीं मिलता है। सारी चीजें मैंने एक ही जगह डाल दी ताकि आपको रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाए। आपके आंसर में भी बेटा यही आने वाला है। सेक्शन 73 आएगा। कॉम्पनसेशन लॉस डैमेज का आप ले सकते हो नेचुरली जो अराइज होता है, स्पेशल डैमेज ले सकते हो जिसके बारे में पार्टी को पता है, प्रीवियस नोटिस हो। बराबर है? इनडायरेक्ट लॉस आप नहीं ले पाओगे, रिमोट लॉस आप नहीं ले पाओगे, मैंने भी आपको यही बताया। इस वाले केस में 18 - 15 ये 3 लाख रुपए भी मिलेंगे उसको, और 2 लाख रुपए के जो स्पेशल डैमेजेस है वो भी उसको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपके लिए मैं 3 स्टार शीट लाया हूं वॉइड और वॉइडेबल का, आप यहां से पूरा आंसर देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिख रखा है। ठीक है, आई थिंक ये भी मैं पहले बता देता हूं। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट्स इंजॉयड बाय श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड को श्योरिटीज। बड़ा क्वेश्चन है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स से कम का नहीं आएगा बेटा। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक श्योरिटी के राइट्स क्या होते हैं? क्रेडिटर के अगेंस्ट में, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में और को श्योरिटीज के अगेंस्ट में। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं ये वाला पूरा टेबल। ये देखो, एक ही टेबल में सारे सेक्शंस हैं। क्रेडिटर के अगेंस्ट में श्योरिटी के पास में राइट्स होता है 141 का, यानी कि श्योरिटीज राइट टू क्रेडिटर सिक्योरिटीज। बराबर है कि जो जो सिक्योरिटी क्रेडिटर की रहेगी वो इसको भी मिलेगी। सेट ऑफ करने का राइट मिलता है और रिडक्शन लेने का भी राइट मिलता है। प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ श्योरिटी को राइट ये मिलता है सबरोगेशन का। सबरोगेशन मतलब जो क्रेडिटर की औकात है अब वो श्योरिटी की औकात है। जो जो क्रेडिटर के पावर में, मतलब उसके क्रेडिटर के जूते में आ चुका है, इन द शूज ऑफ क्रेडिटर, शॉर्ट में बता रहा हूं। 145 यानी इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। भैया श्योरिटी को फ्री फोकट में काम नहीं कर रहा है, उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। को श्योरिटीज के अगेंस्ट में राइट्स ये होता है, को श्योरिटीज इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। बराबर है? और अगर डिफरेंट डिफरेंट सम्स का है तो फिर आपको पूरा रूल बता चुका हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट सम्स का रहता है तो उन्होंने जितना प्रॉमिस किया है वो वहां तक पहले आप जाओ, उससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टेबल, इससे आपका रिवीजन हो सकता है। अब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बचा होगा 7th वाला, जरा इसको देख लेते हैं। अंकित ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का किशोर से, गारंटी है सुदीप की, सुदीप की गारंटी है, इंटरेस्ट है 12%। कुछ टाइम के बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अंकित एंड उसकी रिक्वेस्ट पे किशोर ने, अब देखो अंकित और किशोर के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, बीच में गारंटी के लिए किसको बुला रखा है?
श्योरिटी के लिए बुला रखा है सुदीप को, 12% का इंटरेस्ट था, पर इन दोनों ने मिलकर उसको 8% कर दिया और टाइम पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया लोन का, और सुदीप की कंसेंट भी नहीं ली। दिमाग खराब यार, ये वो वाला बात है यार, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी है यार, सेक्शन 133 बच्चों। यार आप श्योरिटी को पहले बीच में ला रहे हो, फिर उसको बता के काम भी नहीं कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन भी आप चेंज कर रहे हो, और फिर बाद में आप कुछ दिक्कत आएगी तो आप बोलोगे कि भैया श्योरिटी देखो ना यार, आपने श्योरिटी दी थी, आप बीच में आके संभालो। क्यों संभालेगा भैया वो? अब देखो अंकित इंसॉल्वेंट हो गया, अब इनको याद आ रही है सुदीप की, अब बोल रहे सुदीप तुम पैसा लाओ। सुदीप बोलेगा चल भाग, सुदीप बोलेगा नालायको तुम्हारी इधर आओ, सेक्शन 133 आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस किया है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को बिना मेरी कंसेंट के वेरी कर देते हैं। श्योरिटी विल नॉट बी नो लॉन्गर लाइबल, सॉरी श्योरिटी विल नो लॉन्गर बी लाइबल, ठीक है, जो वेरिएशन के बाद में होता है उसके लिए। आ गई बात समझ में? पढ़ लो, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ पढ़ लो, देख लो। 133 वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल डेटर सब्सिक्वेंट, सिंपल है। हाँ, इंस्टेंट केस में भी यही हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन श्योरिटी सुदीप डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि जो वेरिएशन किया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, टाइम एक्सटेंड कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, कंसेंट तो ली नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या हाथ में बैठकर क्या झुंझुना लेके हिलाए? मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये इसी के साथ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ में आपकी आरटीपी भी कंप्लीट होती है। चलो, तो आई होप बच्चों आप लोगों को मजा आया होगा। पूरा सेशन मैंने फटाफट आप लोगों के साथ में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है। आप लोगों को मैंने यहां तक कि अपने नोट्स को भी दिखाया है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखकर रिवाइज कर लेना एंड प्लीज 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 राइटिंग प्रैक्टिस करना। अभी आपके पास में और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। हम RRR सीरीज में वापस मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कैप्सूल में हम लोग मिलने वाले हैं। पुरानी जो RRR सीरीज है उसको भी आप देखते रहो, उसके क्वेश्चन रिलेवेंट है बेटा, पिछले अटेम्प्ट के हैं पर रिलेवेंट है। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से करना। इस बार RRR 2.0 के अंदर केस स्टडी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, अच्छे अच्छे गिने चुने, बहुत शानदार। ठीक है, तो प्लीज बेटा, है ना, सारे लेक्चर्स अच्छे से एंजॉय करो, रिवीजन करो, लेक्चर्स कंप्लीट करो। 2 बार रिवीजन चाहिए बेटा पूरे लॉ का, और मई 2025 में फोड़ देंगे बेटा, फोड़ देंगे। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और हम लोगों ने पूरी आरटीपी को यहां पर डिस्कस किया है, मजा आया बेटा। चलो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। This is CJ signing off. Take care. Until then, bye-bye. Bye guys.